आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए जी बिजनेस लगातार आवाज उठाता रहा है और हमने इस दिशा में कई बार शोज किए हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और एक तरह से सरकार को भी ये समझाने की कोशिश की है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, उनसे पार पाने के लिए अब सरकार को किस तरह के नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेकर आने होंगे। उसी कड़ी में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जब साइबर फ्रॉड होता है तो आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं होती। इतने सारे मामले आते हैं लेकिन इस तरह के मामलों में एफआईआर का रेट्स अगर आप देखेंगे, जितने क्राइम होते हैं वो बड़ा कम है। लेकिन अब इस कड़ी में सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है और एक अवधारणा नई आई है जिसे कहते हैं E0 FIR। इसकी शुरुआत हुई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही हो रही है दिल्ली से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है ताकि साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों पर तत्काल एक्शन लिया जा सके। मोटा मोटा इसे समझिए, 10 लाख रुपए का या उससे अधिक फ्रॉड अगर होता है तो शिकायत ऑटो FIR में कन्वर्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, इसकी चुनौतियों पर भी बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं। साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने को लेकर जी बिजनेस लगातार मुहिम चलाता रहा है। हमारी आवाज सरकार के कानों तक भी पहुंची है। असर ये रहा कि सरकार ने साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले को निपटाने में तेजी लाने के लिए E0 FIR की शुरुआत की है। अगर कहें कि सरकार ने साइबर जालसाजों पर नकेल कसने के लिए एक और सख्त कदम उठाया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने E0 FIR के जरिए साइबर जालसाजों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रखी है और मकसद साफ है, साइबर ठगी पर तत्काल एक्शन। E0 FIR आखिर कैसे काम करेगा, इससे साइबर फ्रॉड के मामलों को कम करने में कितनी मदद मिलेगी, साथ ही E0 FIR को लाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसे भी समझना होगा। फिलहाल तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर E0 FIR दिल्ली में प्रभावी है। अगर इसके मकसद की बात करें तो साइबर फ्रॉड पर तत्काल एक्शन लेना, पीड़ित पक्ष को तत्काल राहत प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आखिर E0 FIR कैसे काम करेगा, चलिए इसे भी समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। पीड़ित पक्ष जैसे ही इस पोर्टल पर साइबर ठगी की शिकायत करेगा, उसे नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अगर पीड़ित पक्ष सरकार के साइबर फ्रॉड से जुड़े हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अगर इस तरह की ठगी की शिकायत करता है तो भी फ्रॉड की रकम अगर 10 लाख रुपए या उससे अधिक है तो ये शिकायत न केवल NCRP यानी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी, बल्कि ये शिकायत स्वतः E0 FIR के तौर पर तब्दील भी हो जाएगी। दरअसल डिजिटाइजेशन के दौर में साइबर फ्रॉड की बढ़ती संख्या सरकार के लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई है। इसे लेकर RBI और सरकार कई बड़े कदम उठा चुकी है। साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों की बात करें तो गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से लेकर अब तक NCRP पर करीब 13,04,000 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें 36,450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है और समय पर एक्शन लेने के चलते ठगी की रकम में से 4,386 करोड़ रुपए बचाए जा चुके हैं। फिलहाल अब एक्शन में और तेजी आएगी क्योंकि E0 FIR के जरिए साइबर फ्रॉड से जुड़ी सरकारी पोर्टल पर शिकायत करते ही ये स्वतः FIR में कन्वर्ट हो जाएगी और पुलिस को एक्शन लेने में आसानी होगी। बढ़ते फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए E0 FIR एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जागरूकता से बड़ा हथियार कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, स्वागत करते हैं विराग गुप्ता जी का। जाने माने एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं सनी वाघेला जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं एंड फॉर्मर साइबर क्राइम कंसल्टेंट विद गुजरात पुलिस। बहुत बहुत स्वागत है आपका वाघेला साहब हमारे शो पे। विराग जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं और आपसे चर्चा की शुरुआत करने का मकसद ये भी है कि इस पूरी मुहिम में आप हमारे साथ रहे हैं, आपसे कई मर्तबा इस बारे में हमारी बातचीत भी हुई है। आपकी जो बुक है डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत, इसमें आपने इस तरह का जिक्र भी किया है और उसका उल्लेख आपने कई बार हमारे शो पे भी किया है। कैसा लगा सर ये सरकार का ये आइडिया आपको, और 10 लाख रुपए से ज़्यादा के साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतें अब सीधा कन्वर्ट हो जाएंगी FIR में? आपका इस पर
इनिशियल टेक। दीपक जी, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपके प्रयासों से, और ये कानून सम्मत प्रक्रिया है जिसका होना ज़रूरी था। और इसको इस तरीके से समझें कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुरानी जो आईपीसी सीआरपीसी में जिनका विवरण है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जो गंभीर अपराध होते हैं और जिनमें गिरफ्तारी की तुरंत ज़रूरत होती है जिससे कि अपराध दोबारा नहीं किए जा सकें। तो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर होना ज़रूरी है और पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो पुरानी सीआरपीसी में जो 154 में जो प्रावधान थे, तो उसके तहत 0 एफआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था ललिता कुमारी में, और उसके बाद निर्भया कांड के बाद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी जिसके अनुसार महिलाओं और बच्चों के लिए 0 एफआईआर की सुविधा लाई गई कि अगर वो जहां पर अपराध हुआ है वहां पर नहीं कर सकें तो कहीं से भी एफआईआर रजिस्टर कर दें। तो 0 एफआईआर का मतलब ये है कि एफआईआर नंबर 0 रहेगा, उसमें ऑफेंस का विवरण रहेगा, और उसके बाद वो एफआईआर की कॉपी जुरिस्डिक्शनल जो थाना है वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा जहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद जांच होकर के उसमें चार्जशीट फाइल होगी। अब यहाँ पर जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की है, तो प्रक्रिया शुरू करने के साथ 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहला कि देश भर के साइबर क्राइम्स का विवरण 1930 में रजिस्टर हो रहा है, लेकिन ये दिल्ली में ही सुविधा है। अब 0 एफआईआर होने के बाद ये किस थाने में जाएगी, यह क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए राज्यों के साथ सहयोग होना जरूरी है। ये पहली दुविधा है। दूसरी दुविधा ये है कि सिर्फ 0 एफआईआर के बेसिस पे आगे मामला कैसे ख़त्म होगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे चार्जशीट फाइल होगी, क्योंकि हमने कई केसेस में देखा कि लोगों को पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि पुलिस बोलती है कि कोर्ट से आदेश लेके आइए। ये दूसरी बड़ी दिक्कत है। और तीसरी बड़ी दिक्कत ये है कि जो तीनों हमारे नए क्रिमिनल लॉज हैं उसके लिए राज्यों में अभी तक टेक्नोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है अपग्रेड नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा अगर सिस्टम, अगर मैं आपको डेटा दूं तो एनसीआरबी का 2022 का डेटा बोलता है कि सिर्फ 65,893 एफआईआर दर्ज हुई, जबकि आरबीआई के साइबर फ्रॉड्स का डेटा बोलता है कि 2023 में लगभग 20.5 लाख वित्तीय अपराध हुए। और जो 1930 का डेटा जो बोलता है वो बोलता है कि 11.28 लाख। तो 65,000 से अगर 10 लाख एफआईआर रजिस्टर हो जाएंगी तो क्या हमारा पुलिस और जुडिशरी का सिस्टम इतने बड़े लेवल पे एफआईआर के बोझ को बर्दाश्त करने के लायक है? क्या हमारे पास उसके हिसाब से हमारे पास फॉरेंसिक सुविधाएं हैं? क्या हमारे पास लैब हैं? क्या हमारे पास प्रशिक्षित साइबर पुलिस पर्सनल हैं? ये अब नई चुनौतियां इसके बाद होंगी, लेकिन अच्छी शुरुआत है। विराट जी, क्विकली आपने जो रेखांकित किया एनसीआरबी, एनसीआरपी और आरबीआई साइबर क्राइम्स डाटा, जो मेरे ख्याल से आरटीआई के बाद मिला था आरबीआई से, इनके डेटा में फ़र्क क्यों है? आपको इसका बुनियादी कारण क्या नज़र आता है? और क्या ये तीनों डेटा फिर अलग अलग माने हम, यानी कि उनके डेटा अलग हैं, यानी कि वो अलग मामले हैं अगर, और इन तीनों को एक साथ क्लब करने के बाद क्या हमें पिक्चर बड़ी दिखाई देगी? निश्चित तौर पर होता क्या है, जैसे अगर हम सड़क में जा रहे हैं, कोई हमारा पर्स छीन के ले जाए और हम 100 नंबर फ़ोन करेंगे और तुरंत हमारी पुलिस में एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसके बेसिस पे वो एनसीआरबी में डेटा आ जाएगा। लेकिन किसी के अकाउंट से पैसे हैक हो जाएं, किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, ओएलएक्स में फ्रॉड हो जाए, तो वो पहले नंबर पर 1930 में कंप्लेन करते नहीं हैं, और अगर कंप्लेन कर दें तो पुलिस में एफआईआर उनकी दर्ज नहीं होती है। तो अब 1930 में अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो उसकी 0 एफआईआर हो जाएगी। लेकिन आरबीआई में अगर कोई कंप्लेंट है जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर का इतना जिक्र हो रहा है और महाराष्ट्र साइबर पुलिस की रिपोर्ट है कि इस दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित देशों से 15 लाख हमले हुए वेबसाइट्स पर। सरकार के बुनियादी ढांचा पर 15 लाख हमले हुए। अगर पूरे देश में देखा जाए तो वो संख्या करोड़ों में जा सकती है। और ऐसा हर साइबर हमला देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और उसमें एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। दिक्कत ये है, ऐसे मामलों में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। बड़े पैमाने पर जब डेटा लीक होता है, डेटा चोरी होती है, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज होने से साइबर अपराधों की एक सबसे बड़ी जो एक हमारी समस्या है उसकी तरफ एक समाधान होगा, लोगों को राहत मिलेगी और जांच के बाद गिरफ्तारी से उस तंत्र पर रोकथाम लगेगी जो बेलगाम तरीके से आगे बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। अब देखिए, ये इतना बड़ा मामला है, डिजिटल अरेस्ट हो गए, साइबर फ्रॉड जो दूसरे किस्म के बढ़ रहे हैं, कि अगर आप सिर्फ
मैं आपको अनुमान लगाने के लिए सिर्फ एक डेटा दे रहा हूं। 2024 में जनवरी से अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने में अगर आप डिजिटल अरेस्ट और उससे जुड़ी हुई शिकायतें देखेंगे, 7.5 लाख केसेस आए थे इस तरह के। अब आप सोचिए कि 2024 की शुरुआत के 4 महीनों में 7.5 लाख केसेस का आना। अब स्वाभाविक रूप से इनमें से कितने केसेस में एफआईआर दर्ज हुई, कितने केसेस को उनके परिणति तक पहुंचाया गया कानूनी रूप से, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए शिकायत और एफआईआर, कंप्लेंट और एफआईआर, इन दोनों में फर्क समझना बड़ा जरूरी होगा। मैं विराग जी के पास आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और इसको समझेंगे। लेकिन वाघेला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सनी, मुझे ये बताइए कि आपने पुलिस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया है। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एक चीज है, बट उसको, जैसा मैंने कहा कि कानूनी रूप से एक परिणति तक ले जाना, एक कंक्लूजन तक ले जाना, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना एक दूसरा मसला है। और उसके लिए आपको पुलिस में एफआईआर करना पड़ेगा, फिर विधिवत आपको उसके जांच शुरू करनी होगी। दिक्कत क्या होती है कि एफआईआर ही नहीं होती ऐसे केसेस में। आप कहां चुनौतियां पाते हैं पुलिस सिस्टम में? मैं मानता हूं कि मैं जब से ये सिस्टम से जुड़ा था और उनके लिए जितना मैंने काम किया था, तब से मतलब मैं कह सकता हूं कि ये सारी सिस्टम्स की जरूरत जो अभी जो लॉन्च हो रहा है, उसकी जरूरत सालों पहले से हमें थी। तो चुनौतियां मैं यहाँ पे कहाँ देख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर हमने एफआईआर करवा दी और एफआईआर करवाने के बाद उसको रेगुलर में कन्वर्ट भी करवा लिया, बट जैसे गुप्ता जी ने बोला कि क्या हर एक स्टेट इसके कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि इसका रियल यूज कब होगा? इसका रियल यूज तब होगा कि एक सेंट्रल लेवल पे एफआईआर दर्ज हो रही है, एक फ्रॉडस्टर है या तो एक थ्रेट एक्टर है, वो एक जगह पे नहीं, बट वो मल्टीपल जगह पे फ्रॉड कर रहा है, मल्टीपल जगह पे पूरा नेटवर्क उसका है। तो सेंटर का जो रोल होगा इसके अंदर, वो सेंटर का रोल ऐसा होना चाहिए कि बॉस, ये पर्टिकुलर जो एफआईआर जो है, जो 0 एफआईआर जो 4 दर्ज हुई है, बट चारों के पीछे विक्टिम एक ही है। वो रेगुलर एफआईआर में कन्वर्ट होने के बाद, मैं मानता हूं कि रेगुलर एफआईआर में कन्वर्ट हो गया, अगर एक स्टेट की पुलिस ने अगर उसको पकड़ा, राइट, तो क्या वो दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर पाएगा? क्या वो पर्टिकुलर दूसरे स्टेट की पुलिस को इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास एक नहीं, इसके पीछे और 5 लोग भी जुड़े हुए हैं, इसके पीछे और 50 लोग भी जुड़े हुए हैं, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम चारों को मिलके 4 अलग अलग राज्यों में, या तो ये 4 अलग अलग और 5वां या 6ठा ऐसा स्टेट है कि जहां पे से ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा क्राइम ओरिजिनेट हो रहा है, क्या वो उनको सपोर्ट करेंगे कि ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी गैंग को ट्रैक करने के लिए? तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा सा पहल है कि एक सेंट्रल लेवल पे बिना कोई जुरिडिक्शन का ध्यान में लेते हुए आप उसको एफआईआर को दर्ज कर पाओगे। पर मुझे लग रहा है इसके साथ साथ अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉडल हमें बनाने चाहिए, सो दैट हम ये मॉडल से पता कर पाए कि क्राइम कहाँ से हो रहा है, क्राइम का रेशियो कितना है, कौन कौन से अकाउंट से ये ज्यादा हो रहा है, कौन कौन सी बैंकों से ये ज्यादा हो रहा है, कौन कौन सी जगह पे केवाईसी के नॉर्म्स बहुत ही लिबरल है, इस वजह से ऐसे अकाउंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है जहां पे लोग अपने अकाउंट दे देते हैं कि मेरा अकाउंट इसमें यूज करो और मुझे 10 या 20% दे देना, एंड मैं अपना अकाउंट दे पा रहा हूं। तो अगर ये सारा का सारा डेटा एक साथ कलेक्ट होना चालू हो जाए 0 एफआईआर के साथ, उसके अंदर और हम इसको बोलते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस या तो क्राइम इंटेलिजेंस, अगर एक दूसरे स्टेट के साथ अगर शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाए, कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट हो जाए, तब मुझे लगता है कि इसका एक्चुअल यूज या तो रियल यूज पता चल जाएगा। यानी कि उस टाइम पे अगर किसी भी पर्टिकुलर क्रिमिनल गैंग ने या तो ऑर्गेनाइज गैंग ने, कोई भले मास्टरमाइंड चाइना में बैठा है या पाकिस्तान में बैठा है, पर यहाँ पे वो कोई कॉल सेंटर या तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर 10-15 लोगों से कोऑर्डिनेशन करवा रहा है और उसके नीचे 50 लोग से सेकंड लेवल कोऑर्डिनेशन से ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये सारा का सारा डेटा, बट ये इस डेटा की शुरुआत सनी, इस डेटा की शुरुआत यहाँ तक इतनी तह तक जाने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो तो हमारा एफआईआर ही है। अब इसमें एक जो बड़ा चैलेंज मुझे नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में चाहूंगा आप इसका जरूर उत्तर दें। अब ये पूरा का पूरा E0 एफआईआर जो है, जैसे इसके शुरुआत में E लगा हुआ है, अब E के लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए
जहां पर सबसे ज़्यादा इसके पीड़ित हैं वो हैं रूरल एरियाज़ में, टियर 3 टियर 4 शहरों में। वहां पर नेट टेक सपोर्ट कितना है, डिजिटल कितना हमारा सिस्टम वहां पर वाबस्ता है, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। तो दिल्ली से शुरुआत हो रही है, ठीक है, बट आप एफआईआर के मामले में कि कम से कम एफआईआर दर्ज हो मामलों में, उस दिशा में आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं और कितने चैलेंजेस मान रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होगा, बिकॉज आपको अगर ये E0 एफआईआर है तो उसका अवेयरनेस भी आपको मैक्रो टू माइक्रो लेवल जाना पड़ेगा। मतलब सेक्टर से लेके स्टेट पे जाना पड़ेगा, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पे जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से आपको गांव गांव तक बोलना पड़ेगा, और आपको वहां पे जाके उनको बताना पड़ेगा कि बॉस ऐसा एक सिस्टम है जिसका आप यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आपको जैसे आधार के केंद्र होते हैं, आपको ऐसे केंद्र बनाने पड़ेंगे। आपको रूरल एरिया में ऐसे केंद्र होने चाहिए कि वहां पे कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको अवेयरनेस किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको बताया जाए कि अगर आप आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, आप यहाँ पे आइए, हम आपको एफआईआर दर्ज करवा देंगे। आप यहाँ पे आइए, हम आपको इसकी सारी की सारी कंप्लेन जो है, सारी की सारी चीजें आपको रजिस्टर करवा देंगे। तो मैं मानता हूं तब तक एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक हम मैक्रो टू माइक्रो लेवल पेनिट्रेट तो कर पाए, बट अवेयरनेस नहीं लाएंगे तब तक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका उस हिसाब से होना चाहिए और आपका रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने भरोसे छोड़ दिया। विराग जी, थोड़ा सा और इसके हमें डीप में ले जाइए सर। जैसा मैंने कहा, अभी चलिए सिस्टम नया है, दिल्ली से शुरू हो रहा है, स्टाफ कितना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, टेक सपोर्ट होगा या नहीं होगा, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। अभी तो अवेयरनेस, और सबसे बड़ा चीज़ तो ये कि 10 लाख के फ्रॉड कितने होते हैं, छोटे छोटे फ्रॉड जो हो रहे हैं मिला के यूपीआई से रिलेटेड 1000 करोड़ से ज़्यादा का यूपीआई का फ्रॉड अकेले 2023 में रिपोर्ट हुआ था, और वो यूपीआई फ्रॉड छोटे छोटे होते हैं। तो वहाँ तक तो अभी तक बात जाएगी नहीं। थोड़ा सा और बताइए सर अपने नज़रिए से कि इसमें क्या कुछ किया जाए। विराग जी, मुझे लगता है, हाँ विराग जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मुझे आ रही है। हाँ प्लीज। आ रही मेरे दीपक जी? हाँ मुझे लगता है कि विराग जी से कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत है, उसको ठीक करते हैं और तब तक सनी के पास ही चलते हैं। सनी, थोड़ा सा अवेयरनेस के लेवल पे हमें बताइए कि पुलिस को किस तरह की चुनौतियां आती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि गाइडलाइंस बनाएगा, नीतियां बनाएगा गृह मंत्रालय, इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी होती है लोकल एजेंसीज यानी कि पुलिस। अब कई बार हम देखते हैं कि उनमें बड़ा डिस्कनेक्ट होता है। अब स्टेट पुलिस के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टाफ का क्या प्रॉब्लम है, उनकी ट्रेनिंग्स का क्या प्रॉब्लम है, खुद पुलिस कितनी सेंसिटाइज है, कितनी अवेयर है, इन सब चीज़ों को कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो क्या इस लेवल पर भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर होने की आप देखते हैं गुंजाइश? डेफिनेटली में गुंजाइश है, बट स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर आपने कॉल किया तो आपको साइबर क्राइम से बाकायदा मैसेज आएगा। वो आपको बोलेंगे कि आप स्क्रीनशॉट शेयर करो, आप अपना बैंक स्टेटमेंट दो, आप पर्टिकुलर कैसे कॉल आया है उसका कॉल रिकॉर्ड दो। तो ये जो सारी चीजें जो होती है जब किसी के साथ क्राइम होता है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है कि लोग इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो पैनिक होने के अंदर वो 3 या 4 या 5 घंटे तो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि मैं इनसे शेयर करूं या इनसे शेयर ना करूं। या तो अगर मैं अपना बैंक का डेटा, भले ये व्हाट्सएप से मैसेज आया है, भले पुलिस वाले होंगे, बट क्या मैं इसे शेयर कर सकता हूँ? बहुत सारी बार हमें एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट कॉल आते हैं कि सर मैंने तो कॉल किया था, मैंने ये कंप्लेन रजिस्टर की थी, मुझे ये टिकट नंबर भी आ गया, बट ये लोग मेरे से इतना इतना डेटा मांग रहे हैं, क्या मैं ये डेटा दूं या ना दूं? क्या मेरा बैंक अकाउंट फिर से हैक होगा कि नहीं होगा? तो ये जो अवेयरनेस वाला जो मामला है, वो अवेयरनेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एक सेंट्रल कोई ऐसा व्हाट्सएप बोर्ड बनाना पड़ेगा कि जहां पे आप अपना डेटा दे सकते हो, या तो आपको पेमेंट एग्रीगेटर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि अगर वो विक्टिम अपना डेटा नहीं दे रहा है, विक्टिम अपना बैंक अकाउंट डेटा नहीं दे रहा है,
तो विक्टिम का जो डेटा है वो पेमेंट एग्रीगेटर से आपको ऑटोमेटिकली आपको बैंक का स्टेटमेंट मिल जा रहा है और वो बैंक के स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली वो मैप हो जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि सेंटर से लेके स्टेट तक अगर ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन हो जाए कि अगर वो स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो हम लोग उनका स्टेटमेंट फैच करके ये पर्टिकुलर बैंक अकाउंट नंबर से हम उनको डेटा मैप कर देंगे कि ये पर्टिकुलर डेटा था। विक्टिम को क्या सिर्फ और सिर्फ देना है, मुझे कौन से नंबर से कॉल आया था, मुझे कौन से नंबर से ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप मैसेज आया था, कौन से नंबर से मुझे क्यूआर कोड आया था और वो क्यूआर कोड कौन सा है। तो ये सारी बातें, अगर ये सारी चीजें अगर मैं मानता हूं कि जनरेटिव एआई का यूज करो तो बहुत ही इजी तरीके से हम विक्टिम को कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप ये है, आपका सेकंड स्टेप ये है, आपका थर्ड स्टेप ये है। और मुझे लगता है कि विक्टिम के लिए ये एक आसान चीज़ भी होगा और उससे जो पुलिस और एजेंसीज का जो रिस्पांस टाइम है वो भी बढ़ेगा। प्रॉब्लम यही होता है कि रिस्पांस टाइम बहुत बड़ा स्लो है, रिस्पांस ही बड़ा कई बार इतना कंफ्यूजिंग रहता है। पुलिस वालों को पता ही नहीं होता है कि किस प्रावधान के तहत इसमें जाएं, आगे न जाएं। एफआईआर दिखने में कई बार कंफ्यूजन की वजह से भी देर हो जाती है। तो अवेयरनेस दोनों तरफ से आनी बड़ी ज़रूरी है। विराग जी आप जुड़े हैं, आपको आवाज़ आ रही है सर? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आपकी आ रही है। ज़रा और एनालिसिस दें सर इसमें। देखिए, जो पूरी बातें हुई इसमें अभी आपने बोला कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर, समस्या की जड़ में जाएं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो साइबर और आईटी का विषय केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के कानून में, केंद्र सरकार के रेगुलेटर्स है। तो जो पुलिस है वो राज्यों का विषय है। अब यहाँ पर जो बघेला साहब बोल रहे थे उसमें दिक्कत है कि क्या हम सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री की तरह साइबर क्राइम्स के लिए भी, क्योंकि अगर हम सेंट्रलाइज लेवल पे 0 एफआईआर कर रहे हैं तो क्या हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह साइबर क्रिमिनल्स को हैंडल करने के लिए कर सकते हैं? ये पहली बात है। दूसरा, मैं जी बिजनेस की एक और बड़ी मुहिम का एक इम्पैक्ट बताऊं कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्या हमारा जो रियल टाइम बेसिस पे साइबर क्राइम होने के साथ ही बैंकों में अकाउंट जो ठगों का है फ्रीज हो जाए। आरबीआई ने उस पर एक्शन लिया था हमारी आपके डिस्कशन के बाद। दूसरी बात है, तीसरी बात कि 2 बड़े इसमें कानूनी लोचे हैं। पहला, जैसा बघेला साहब ने बोला कि क्या हम सर्वे करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए 0 एफआईआर कर रहे हैं। मेरा मानना ये धारणा गलत है। अगर हमको सर्वे करना हो तो 1930 या आरबीआई का डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, उसके बेसिस पर हम सर्वे कर सकते हैं। यह बेसिकली लोगों का कानूनी अधिकार है और पुलिस की कानूनी जवाबदेही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर दर्ज हो, अगर उन्हें पता चल जाए तो भी दर्ज हो। और दूसरे नंबर पर लोगों का अधिकार है, लोगों का उसको न्याय मिले, अपराधी पकड़े जाएं। अब जो 10 लाख रुपए की लिमिट लगाई गई है, ये 10 लाख रुपए की लिमिट गलत है। अगर किसी का 10,000 रुपए की चोरी हो या 10 लाख रुपए की हो या 1 करोड़ रुपए की चोरी हो, चोरी होती है तो 10 लाख रुपए की लिमिट लगाना मुझे लग रहा है कानून सम्मत नहीं है। ये तीसरी बात है। चौथी बात कि 0 एफआईआर दर्ज करना, मैं मानता हूं कि ये एक इसका कानून में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब तक जुरिस्डिक्शनल थाने में एफआईआर ट्रांसफर नहीं होगी, उसका हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो सिर्फ कागजी प्रावधान रहेंगे और इसका कोई कानूनी। अच्छा विराग जी थोड़ा सा बता दीजिए, जो लास्ट पॉइंट आपने बोला कि इसमें कानूनी जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत कमजोर हैं। एक 0 एफआईआर होने के बाद होता क्या है? अब इस वाले उसमें आइडिया में कहा गया है कि एनसीआरपी, एफआईआर पोर्टल और पुलिस नेटवर्क सब जुड़े हुए होंगे तो सारे डेटा शेयरिंग भी हो रहा होगा। बट एग्जैक्टली 0 एफआईआर के बाद होता क्या है? आई मीन कैसे सिस्टम एक्शन में आता है? मैं आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि एक होता है ई एफआईआर मतलब कि आपके पास ऐसा कोई ऑफेंस हुआ, आप घर बैठे कहीं से भी बैठ करके पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए नए बीएनएसएस कानून में प्रावधान है। ये ई एफआईआर है। ये बेसिकली महिलाओं, बच्चों और उन लोगों की, बुजुर्गों की मदद के लिए है। दूसरा 0 एफआईआर इस तरह से समझें कि कोई आदमी दिल्ली आया, दिल्ली में उसके साथ कोई अपराध हुआ, जहां पर वो नहीं अपराध अपना दर्ज करा पाया और वो वापस पटना या लखनऊ जाता है और लखनऊ जाकर के वहां के थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराता है और वहां का थाना उस 0 एफआईआर को दिल्ली भेज देता है, जिससे दिल्ली का थाना उसकी जांच कर सके। तो अपराध शास्त्र का पहला सिद्धांत है कि जिस जगह पर अपराध हुआ है वहीं की पुलिस उसकी जांच करेगी। ये जुरिस्डिक्शन उसको बोलते हैं। अब 0 एफआईआर में से प्रॉब्लम क्या है कि 1930 में पूरे देश के साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट आती है और उसका जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसकी जो नोडल, उसकी जो एजेंसी है, वहां पर इसका होता है। तो उन्होंने, चूंकि देश की राजधानी दिल्ली है, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज हो गई।
लेकिन जब तक इस जीरो FIR को आप जहां पे जिस थाने में अपराध हुआ है वहां पर उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक इसकी कोई एक्चुअल रेमेडी नहीं है। तो कानून का एक जूरिस्प्रूडेंस का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जहां पर अपराध है वहां पर रेमेडी है और वहां पर उसको लोगों को हल मिलना चाहिए। तो एक अच्छी कदम बढ़ाया गया है, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिलेगी, इससे समस्याएं और बढ़ेंगी। विराग जी, इसमें 3 दिन में FIR कन्वर्जन की बात है, तो क्या वो इस FIR कन्वर्जन का मतलब हम ये ना समझें कि वो थाने को ट्रांसफर कर दी जाएगी, या FIR कन्वर्जन का मतलब ये है कि कंप्लेंट आने के 3 दिन के अंदर FIR दर्ज हो, FIR दर्ज हो? इसका मतलब ये है कि कंप्लेंट आने के 3 दिन के भीतर जीरो FIR दर्ज मानी जाएगी। लेकिन जीरो FIR को जब तक जुरिस्डिक्शनल थाने में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, वहां पर जांच नहीं होगी, वहां पर अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, चार्जशीट फाइल नहीं होगी, क्लोजर रिपोर्ट नहीं होगा, बयान दर्ज नहीं होंगे, तब तक उस जीरो FIR का कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं कि नकदंत विहीन FIR होगी। तो वो जो है राज्यों के साथ अभी इस बारे में सहमति नहीं हुई है, राज्यों के पास इसका तंत्र नहीं है। Alright. ये एक पहला चरण है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। राइट सर, बहुत कुछ होना बाकी है। चलिए, कम से कम शुरुआत तो हुई। दिल्ली में इसका लिटमस टेस्ट होगा, और जो जो चुनौतियां हमारे दोनों मेहमानों ने बताई हैं, हमें लगता है कि उन चुनौतियों को ज़रा और गहराई से समझेगी सरकार भी और उनको दूर करने की कोशिश करेगी। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वाघेला साहब, थैंक यू सो मच। विराग गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। अब इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आज आया है, और वो आया है दूरसंचार विभाग से, यानी कि DOT से। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, यानी कि FRI। इसका मकसद क्या है? मकसद है साइबर ठगी और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकना। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए आपको बताते हैं। दरअसल FRI एक तरह का वार्निंग सिस्टम है जो बताता है कि कोई मोबाइल नंबर मीडियम, हाई या वेरी हाई खतरे वाला है क्या। अब इसका मतलब क्या है, खतरे का पैमाना कैसे होगा? देखिए, अगर किसी नंबर से इससे पहले कोई साइबर धोखाधड़ी हुई है या साइबर धोखाधड़ी की कोशिश हुई है, तो उस नंबर को अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया जाएगा, और इसका फायदा बैंक, UPI ऐप्स और दूसरी जो वित्तीय संस्थान है उनको होगा, जो उनको इन नंबर्स में जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से कर पाएंगे। अब और आसान भाषा में अगर आपको समझाएं, तो जब कोई ग्राहक किसी नंबर पर पैसे भेजेगा और वो नंबर फ्रॉड के खतरे में ऑलरेडी होगा, उस पर अलार्म ऑलरेडी होगा, तो पूरे सिस्टम में अलर्ट चला जाएगा। अब ये भी समझिए कि थोड़ा सा और डिटेल में ये काम कैसे करेगा। पुलिस साइबर क्राइम पोर्टल यानी कि NCRP, जिसका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, और बैंक जैसे संस्थानों से मिले डेटा के आधार पर DOT अलग अलग नंबरों की जांच करेगा। अब माना किसी नंबर से कभी फ्रॉड हुआ है, उसकी शिकायत NCRP में चली गई, किसी की शिकायत पुलिस में चली गई, किसी की शिकायत बैंक के पास गई है, किसी की शिकायत NCRB के पास गई है, किसी की RBI के पास गई है, तो नंबर भी तो जाएगा। तो ये पूरा डेटा DOT लेगा और उन नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल देगा, जैसे मैंने आपको बताया, हाई, मीडियम और वेरी हाई। अब इस नंबर के रिस्क कैटेगरी के आधार पर कोई भी नंबर फर्जी तरीके से अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसे लिस्ट में जाएगा और बैंकों और ऐप्स को चेतावनी भेज दी जाएगी। इससे क्या होगा कि सैकड़ों लोगों की जो गाड़ी कमाई गलत लोगों के हाथ में चली जाती है फ्रॉड से, बैंक्स और ऐप्स को पहले से अगर जानकारी मिलेगी कि ये पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो उस पर ट्रांजैक्शन नहीं होगा, उस पर लेन देन नहीं होगा, या उस पर अलर्ट पहले से चला जाएगा। तो बहुत अच्छी ये पहल है, बहुत इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स पहल है। देखते हैं जब इम्प्लीमेंट होगी तो इस पर किस तरह के चैलेंजेस आते हैं।